यह कहानी बहुत ही बहुत ही सुंदर रामपुर एक छोटे से गांव की है, जहां अमन नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। अमन के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी सीमा और एक बेटा मोनू था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। अमन के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वो अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के सीमा से राय लेकर देखता हूँ वो क्या कहती है इस बारे में। अजय तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी सीमा को आवाज लगाता है। सीमा, जरा यहाँ आना तो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अमन की आवाज सुनकर सीमा वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? सीमा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी इसमें राय जाननी है। बोलिए, क्या बात है? सीमा, तुम तो जानती हो हमारी ज़मीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज़्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूँगा तो कहीं उसकी मिट्टी और ख़राब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस ज़मीन पर खेती करना छोड़ दूँ। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूँगा, जिससे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूँगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी ज़मीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई ज़मीन नहीं है, तो घर का खर्च चलाने और मोनू के पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, एक बार जाकर गांव के ज़मींदार काका से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं, वो आपकी ज़रूर कोई मदद करेंगे। हाँ सीमा, ये ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है सीमा, तुम्हें कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह अमन जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वो जमींदार को आवाज लगाता है। क्या आप घर पर हो? अमन की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ अमन बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, बेटा मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अमन फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा? काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं, तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। अजय जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अजय अपने घर पहुंचकर सीमा को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा बात है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। सीमा, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक आध और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह अजय जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है, तो सोचता है काका का खेत गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए सीमा को बोल कर जाता हूँ। सीमा, जरा यहाँ आना तो। अजय को बुलाता सुन सीमा वहां आती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया? क्या? सीमा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है। हाँ सीमा, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है, तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और राजू खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वो लेकर ही जाना। फिर क्या था, अजय अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूं तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूं। अजय अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। अजय को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है।
सांप के काटने के कुछ समय में ही अजय चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ अजय सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घरवालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और सीमा अजय का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख राजू पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। राजू की बात सुनकर सीमा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब सीमा देखती है कि अजय अब तक घर नहीं आया है तो परेशान होकर वो सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। सीमा जमींदार के घर पहुंचकर उनसे अजय के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? अजय कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? अजय कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेज कर पता लगाता हूँ कि अजय कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले घनश्याम को अजय को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद घनश्याम जमींदार के खेत पर पहुंचता है और वहां का दृश्य देखकर वो परेशान हो जाता है। ये क्या? अजय का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को ये बात बतानी पड़ेगी। घनश्याम वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। घनश्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है, क्या हुआ घनश्याम बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें अजय मिला? घनश्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। घनश्याम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है तभी वहां पास में खड़ी सीमा भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। घनश्याम, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो, मैं सीमा बेटी को लेकर वहां आता हूं। घनश्याम को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार सीमा को समझाने लगता है। सीमा बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से अजय ठीक नहीं होगा। फिर क्या था? जमींदार सीमा को लेकर अजय को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और घनश्याम वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और सीमा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा अजय बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। सीमा अजय के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी के आते ही सीमा वहां से हट जाती है और वैद्य जी अजय की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है अजय की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर अजय की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि ही दे दी है, परंतु जहर अजय के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वो प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी, ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और ये अब कब होश में आएगा ये भी नहीं कह सकते हैं। तो वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे है। वैद्य अजय की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले अजय को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लेटा देते हैं। देखो सीमा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम अजय की अच्छे से देखभाल करो, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और राजू के लिए कुछ पैसे भेजता रहूँगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहां से सीमा को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहां राजू आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर सीमा से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वो बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, आप घर संभालोगी, घर का खर्च देखोगी। माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। राजू की ऐसी बातें सुन सीमा भावुक हो जाती है।
नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वो बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर सीमा राजू को वहां से पढ़ने